है आप सभी का फास्ट न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। जानेंगे तमाम बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। काले हिरण के शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर की अदालत ने आज सलमान खान को बरी कर दिया है। साथ ही सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ सेशन कोर्ट पहुंचे। कुछ ही मिनटों में अदालत का फैसला आ गया और सलमान खान बरी हो गए। इससे पहले जज ने सलमान के वकील को आधे घंटे में अपने मौकिल को पेश करने के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि 1998 में जोधपुर में हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान पर अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगा था। जोधपुर कोर्ट के बाहर सलमान खान के फैंस की बड़ी संख्या मौजूद थी। सलमान के कोर्ट से बरी होते ही फैंस जश्न मनाने लगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की बड़ी सक्रियता के बीच नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नारायण दत्त तिवारी के साथ उनके बेटे रोहित शेखर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। राज्य के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा समेत 9 कांग्रेस एमएलए भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तिवारी अपने बेटे रोहित के लिए कुमाऊं रीजन से टिकट चाह रहे थे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जारी तल्खी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू करना चाहता है तो उसे आतंकवाद से अलग होना होगा। भारत अकेला शांति के रास्ते पर नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहते हैं। पिछले 2.5 साल में हमने शांति के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी लाहौर यात्रा समेत पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में उठाए कई कदमों को भी याद किया। बिहार पुलिस ने दावा किया है कि 20 नवंबर को कानपुर के पुखराया के पास हुआ रेल हादसा आईएसआई की साजिश का नतीजा है। मोतिहारी के एसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों ने यह खुलासा किया है। उन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि कानपुर रेल हादसे का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा नेपाल का कारोबारी शमशुल होदा है। उसी से इसके लिए फंडिंग की गई थी। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि ये कारोबारी आईएसआई को भी फंडिंग करता है। साथ ही कानपुर ट्रेन हादसे में पटना इंदौर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से 3 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस दौरान राष्ट्रपति नेताजी रिसर्च ब्यूरो के 60वें वार्षिक समारोह का उद्घाटन करेंगे और नेताजी की मरम्मत कराई गई उस ऑडी कार का भी अनावरण करेंगे, जिसे नेताजी जनवरी 1941 को कोलकाता स्थित अपने निवास से अंग्रेजों को चकमा देकर निकले थे। आपको बता दें कि ऑडी के 10 मैकेनिकों ने इस विरासती कार की मरम्मत की है। वहीं राष्ट्रपति 20 जनवरी को राष्ट्रपति बंगाल ग्लोबल समिट 2017 में भी शिरकत करेंगे। समाजवादी पार्टी के दोनों गुटों में जगह नहीं मिलने के बाद आजम खान मीडिया से मिले। आजम खान ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। साथ ही कहा कि मैंने अखिलेश और मुलायम के बीच पुल का काम किया है। मुख्यमंत्री मेरे अपने हैं और नेताजी भी मेरे अपने हैं। साइकिल बच गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गठबंधन के बारे में बोलते हुए आजम खान ने कहा कि इसका फैसला समाजवादी पार्टी अध्यक्ष करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए आजम खान ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है। साथ ही चुनाव में बीजेपी का विकल्प तलाशने की भी बात कही जा रही है और बीजेपी को रोकने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है। समाजवादी पार्टी में घमासान का हल निकलने के बाद अब दोनों गुट फिर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश यादव को 38 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट सौंपी है।
इस लिस्ट में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य का भी नाम बताया जा रहा है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट में मुलायम गुट के लोगों को भी जगह देंगे। इस बीच अखिलेश यादव ने साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल की। कैविएट के जरिए अखिलेश ने कहा कि कोर्ट उनका पक्ष जाने बिना कोई फैसला ना दे। यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि दोनों ही दल गठबंधन के लिए तैयार हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी गठबंधन को लेकर सकारात्मक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर शीला दीक्षित सीएम उम्मीदवारी छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि अगर गठबंधन होता तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और वो अखिलेश के लिए सीएम की उम्मीदवारी छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने इससे पहले आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच घंटों बातचीत हुई। जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी ने हाथ को लेकर जो धार्मिक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का सिंबल देवी देवताओं के पंजे की तरह है। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने धार्मिक आधार पर अपने चुनाव चिन्ह की व्याख्या की, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की। केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत देने का निर्देश दिया है। सूचना आयोग ने स्कूल रिकॉर्ड को निजी सूचना मानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि सीबीएसई ने ये दलील दी थी कि केंद्रीय मंत्री के स्कूल रिकॉर्ड उनकी निजी सूचना है, इसलिए इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। आयोग ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री के कार्यालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्लिजियम स्कूल को भी निर्देश दिया है कि वो स्मृति जुबिन ईरानी का रोल नंबर या रेफरेंस नंबर सीबीएसई अजमेर को मुहैया कराए, ताकि रिकॉर्ड निकालने में आसानी हो सके। जानकारी के मुताबिक 1991 से 1993 के सारे रिकॉर्ड सीबीएसई अजमेर के पास सुरक्षित हैं। इस रिकॉर्ड को भी अभी डिजिटाइज नहीं किया गया। दरअसल मंत्री का दावा है कि उन्होंने दिल्ली के इसी स्कूल से परीक्षा पास की थी। पंजाब के मोहाली में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 1 क्विंटल 57 किलो रॉ गोल्ड बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इस रॉ गोल्ड से 90 किलो शुद्ध सोना निकल सकता है, जिसकी कीमत करीब 21 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिस गाड़ी से सोना बरामद किया गया वो हिमाचल की एजे गोल्ड कंपनी की है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही आयकर विभाग और सेंट्रल एक्साइज की टीम मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तीनों से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण में मुस्लिम बहुल पश्चिमी क्षेत्र के 15 जिलों की कुल 73 सीटों के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया 24 जनवरी तक चलेगी। नामांकन वापसी के लिए आखिरी तारीख 27 जनवरी होगी। यूपी में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। बीएसपी से निष्कासित हो चुके विधायक अमरपाल शर्मा ने पार्टी पर टिकट के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया है। शर्मा ने कहा कि 3 महीने पहले उनसे टिकट के बदले 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे और ना देने पर टिकट काटने की भी बात कही गई थी और अब सच्चाई सबके सामने है। बीएसपी की बैठकों के बारे में बताते हुए शर्मा ने कहा कि पार्टी में कभी बैठकें नहीं होती, बैठक के नाम पर नेताओं से तगादा किया जाता है। इसके साथ ही शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि बीएसपी में जो बहन जी हैं उनके दर्शन के लिए 5 लाख रुपए लिए जाते हैं। पंजाब में टिकट बंटवारे को लेकर विवादों की खबरों के बीच प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विजय सापला ने अपने इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताया है।
पहले खबर आई थी कि साबला पंजाब में टिकट बंटवारे से नाराज है और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साबला ने कहा कि मेरे बारे में जो भी खबरें आ रही हैं सब झूठी हैं। मैं कुछ काम के लिए गया था और पार्टी की सहमति से ही मिशन पर हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गोवा में चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया था। इस बारे में 19 जनवरी को आयोग के सामने पेश होकर केजरीवाल से सफाई देने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि चुनावी राज्य गोवा में कथित तौर पर रिश्वत को बढ़ावा देने वाली उनकी टिप्पणी के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। गांधी जी की तस्वीरों के इस्तेमाल पर केंद्र ने राज्य सरकार को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि गांधी के स्केच, फोटो, लोगो और उनसे जुड़ी कोई भी चीज जैसे चश्मा, चरखा या घड़ी की तस्वीरों का सार्वजनिक शौचालय, कूड़ेदान या अन्य किसी गंदी जगह पर इस्तेमाल न किया जाए। केंद्र सरकार के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम को लागू करते समय किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। एसवाईएल मामले को लेकर अभय चौटाला ने एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। चौटाला ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमजोर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से हरियाणा के लिए पानी भी नहीं मांग सकते। चौटाला ने कहा कि हम हरियाणा के लोग हैं, इसलिए हरियाणा के हितों को सबसे पहले रखते हैं। साथ ही चौटाला भारतीय जनता पार्टी के काले धन लाने वाले मुद्दे पर भी तंज कसते हुए नजर आए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इंडियन नेशनल लोकदल पर एसवाईएल मुद्दे को लेकर राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में इनेलो की सरकार भी रही और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चौटाला के पगड़ी भाई भी हैं, तो नहर खोदने का ऐलान करने में चौटाला परिवार ने इतने साल का इंतजार क्यों किया। विज ने कहा कि इनेलो एसवाईएल के मुद्दे पर सियासत कर रही है। यूपी के मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम की प्रचार गाड़ी पर विवादित वीडियो क्लिप चलाने पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रामोड़ी की शिकायत पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर वीडियो क्लिप की कॉपी ले ली। घटना के संबंध में एसडीएम ने पुलिस की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इसमें मुजफ्फरनगर दंगा, विधायक की गिरफ्तारी, खेड़ा महापंचायत, बिसाड़ा कांड और अखलाक कांड समेत कई मुद्दों की क्लिप भी शामिल है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए कहा कि प्रचार गाड़ी की अनुमति लेने वाले चंद्रशेखर सिंह और गाड़ी चालक वीरेंद्र कुमार के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विधानसभा चुनाव के लिए मेरठ में प्रथम चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन की ओर से ड्रोन कैमरे के जरिए कलेक्ट्रेट परिसर की निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर के 200 मीटर तक वाहनों की आवाजाही पर भी रोक है। साथ ही डीएम और एसपी ने कलेक्ट्रेट परिसर में की गई बैरिकेडिंग का निरीक्षण भी किया। यूपी में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान भी जोरों पर शुरू हो गया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3,23,000 रुपए की नकदी बरामद की। वहीं पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान वाहन चालक के मुताबिक ये पैसा गैस एजेंसी का है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। यूपी पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। ताजा मामला रामपुर का है, जहां फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 6,56,000 रुपए बरामद किए, जिसमें 4 बोरियों के सिक्के भी हैं और एक बोरी में कैश पाया गया। ये ट्रक हरियाणा जा रहा था, जिसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने कैश को अपने कब्जे में लेकर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी में बदमाशों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला इलाहाबाद का है, जहां कुछ लुटेरों ने एक कंप्यूटर और मोबाइल की दुकान से लाखों के सामान पर हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए।
आपको बता दें कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तलाश की जा रही है। दंगल में छोटी गीता फोगाट का किरदार निभाने वाली ज़ायरा वसीम की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपने एक फोटो के चलते ज़ायरा विवादों में घिर गई हैं और अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ज़ायरा को फिल्म करने के बाद लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते ज़ायरा ने फेसबुक के जरिए माफी भी मांगी। आपको बता दें कि ज़ायरा की महबूबा मुफ्ती से मुलाकात पर कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन ज़ायरा को मिल रही धमकियों के बीच अनुपम खेर के साथ बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां समर्थन में उतर आई हैं। बॉलीवुड का एक और बैचलर शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। अभिनेता नील नितिन मुकेश 9 फरवरी को मुंबई की रहने वाली रुक्मिणी सहाय के साथ 7 फेरे लेंगे। पिछले साल अक्टूबर में रोका होने के बाद नील ने मीडिया को बताया था कि वो फरवरी में शादी करेंगे। बिंदास और बेबाक बोलने की वजह से अक्सर में सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार ऋषि किसी ट्वीट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बायोग्राफी की वजह से सुर्खियों में है। एक अंग्रेजी अखबार ने ऋषि की बायोग्राफी के कुछ अंश छापे हैं। अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऋषि ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर खुलकर बात की है। बायोग्राफी में ऋषि ने खुलासा करते हुए बताया कि कुछ साल पहले दुबई में उनकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई थी और उन्होंने दाऊद के साथ मिलकर चाय दी थी और अपनी फिल्मी करियर और निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए। फास्ट न्यूज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।